हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आइए हम सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो क्वेश्चन पहला क्या है? अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार किसे कहते हैं? आंसर: अधिकार वे हक है जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। माने अधिकार वे हक है जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए और जिसकी वो मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है? अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है? दोस्तों, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एक बार में आंसर नहीं देना है। इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके 2 बार एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कम से कम 2 बार 3 बार, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जब तक आपको आंसर नहीं देना है, वरना आप गलत लिख के आ जाओगे। तो अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है? नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। इसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। माने नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है और ऐसे सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, निवारक नज़रबंदी किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और पेपर में हमेशा पूछा जाता है। निवारक नज़रबंदी किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। माने किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय है? माने मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास की आधारशिला होते हैं, जो संविधान में सूचीबद्ध किए जाते हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। माने ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास की आधारशिला होते हैं, जो संविधान में सूचीबद्ध किए जाते हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उत्प्रेक्षणा रीट क्या होती है? उत्प्रेक्षणा रीट क्या होती है? उत्प्रेक्षणा रीट का अर्थ है हमें सूचना दी जाए। इसमें निचली अदालत को किसी विशेष मामले का ब्यौरा उच्च या उच्चतर अदालत को देने का आदेश दिया जाता है। उत्प्रेक्षणा रीट का अर्थ होता है कि हमें सूचना दी जाए और इसमें निचली अदालत को किसी विशेष मामले का ब्यौरा उच्च या उच्चतर अदालत को देने का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, परमादेश से क्या अभिप्राय है? परमादेश से क्या अभिप्राय है? आंसर: परमादेश का अभिप्राय कि हम आदेश देते हैं। निचली अदालत अथवा किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य करने के लिए ऐसा आदेश दिया जाता है। माने परमादेश का अभिप्राय है कि हम आदेश देते हैं, निचली अदालत अथवा किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य करने के लिए ऐसा आदेश दिया जाता है। क्वेश्चन 7, अधिकार परीक्षा से क्या अभिप्राय है? अधिकार परीक्षा से क्या अभिप्राय है? अधिकार परीक्षा ऐसा आदेश है जो उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है जिसने गलत तरीके से कोई पद हासिल कर लिया है। अधिकार परीक्षा ऐसा आदेश है जो उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है जिसने गलत तरीके से कोई पद हासिल कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सामान्य अधिकार किसे कहते हैं? माने सामान्य अधिकार किसे कहते हैं? ऐसे अधिकार जो सामान्य कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं, उन्हें सामान्य अधिकार कहते हैं। ऐसे अधिकार जो सामान्य कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं, उन्हें सामान्य अधिकार कहते हैं। क्वेश्चन 9, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के रूप में लिखकर, प्रेस द्वारा छपवाकर, तस्वीरों के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के रूप में लिखकर, प्रेस द्वारा छपवाकर, तस्वीरों के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। क्वेश्चन 10, बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबों से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाना, उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। माने जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबों से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बंधुआ मजदूरी कहते हैं।
क्वेश्चन 11, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? आंसर, न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय जज के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। माने न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय जज के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्वेश्चन 12, मौलिक अधिकार के दो महत्व लिखे। मौलिक अधिकार के दो महत्व लिखे। पहला, नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण। नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण। दूसरा, भारतीय लोकतंत्र का आधार है। क्या है? भारतीय लोकतंत्र का आधार। क्वेश्चन 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार न्याय संगत है। मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? न्याय संगत। नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत है, नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्याय संगत नहीं है। दूसरा, मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मकारी है। मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है वो निषेधाकारी है, माने नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। तीसरा, मौलिक अधिकार व्यक्ति से है। मौलिक अधिकार किससे दोस्तों? व्यक्ति से, जबकि नीति निर्देशक तत्व किससे? समाज से संबंधित है। चौथा, मौलिक अधिकार का क्षेत्र क्या है? सीमित है, और नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र क्या है दोस्तों? विस्तृत है। क्वेश्चन 5, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र है। जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र है। और पांचवा, नीति निर्देशक तत्व क्या है? आर्थिक लोकतंत्र है। नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र है। क्वेश्चन 14, हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? पहला, मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास है। मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? व्यक्ति के मूल विकास है। दूसरा, सर्वांगीण विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। सर्वांगीण विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। तीसरा, समाज में समानता और स्वतंत्रता। समाज में समानता और स्वतंत्रता स्थापित करता है दोस्तों। चौथा, बंधुत्व माने भाईचारा, आर्थिक और सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करता है। माने बंधुत्व माने भाईचारा, आर्थिक और सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करता है। क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखें। कभी भी दोस्तों टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन आए तो दोस्तों सबसे पहले आपको पॉइंट में आंसर देना है। पहला, 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या हुआ दोस्तों? गठन हुआ। 2000 में क्या हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन। दूसरा, सदस्य एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न सदस्य एक क्या होता है? भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं पैंट में लिखा हूँ ना, और एक दूसरे से शब्द क्या हो रहा है? लिंक हो रहा है, क्योंकि ये पैराग्राफ में लिखते हैं तो आपको अच्छे से टीचरों को समझ में नहीं आता, तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया और लिंक कर दिया, आपको समझ में आ रहा हो कि 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया, पहला पॉइंट हुआ। सदस्य एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो दूसरा तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा है, मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान रखने या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। कार्य शिकायतों सुनना, जांच करना तथा पीड़ितों को राहत पहुंचाना। तो कितना अच्छा लगता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ और समझ में भी आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी विशेष आदेशों रिटों को सविस्तार समझाइए। माने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी विशेष आदेशों रिटों को सविस्तार समझाइए। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या है दोस्तों? रीट कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, परमादेश। तीसरा, प्रतिषेध। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। चौथा, अधिकार प्रेक्षा। पांचवा, उत्प्रेषणा। पांचवा क्या है? उत्प्रेषणा।
क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई? मतलब भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई? भाग 3। किसमें? आंसर क्या है? भाग 3। क्वेश्चन 18, नीति निर्देशक तत्व क्या है? इनकी 3 प्रमुख बातें लिखिए। मौलिक अधिकारों के अलावा जन कल्याण एवं राज्य के उत्थान के जरूरी नियमों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये 3 तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति काम करती है। तो मौलिक अधिकारों के अलावा जन कल्याण यानी लोगों का कल्याण, राज्य के उत्थान, नियमों को राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये इन तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति काम करती है। 3 प्रमुख बातें क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। मतलब वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। ये 3 प्रमुख बातें हैं। दूसरा बात क्या है? वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। मतलब वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। तीसरा, वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। मतलब वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। क्वेश्चन 19, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। पहला, समानता या समता का अधिकार। पहला क्या है दोस्तों? समानता या समता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहला क्या है दोस्तों? समानता या समता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण क्यों है? पहला, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 21A के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। मतलब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 21A के द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। दूसरा, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। यानी इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।